सो गाइज एक बार आज के सेशन का प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सो इफ यू रिमेंबर हम लोग दो क्लासेस पहले रैग इवैल स्टार्ट किए हैं और हमने बहुत डिटेल में एक प्लान बनाया है कि हम एक रैग एप्लीकेशन को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। और उस डिटेल्ड प्लान में अभी करेंटली हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं, और वो काम ये है कि हम अपने रैग एप्लीकेशन के लिए एक रैग इवैल स्वीट बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली अ सेट ऑफ इवैल्यूएशंस जिनको हम एक साथ रन करें और हमें अपने पूरे रैग एप्लीकेशन का इवैल्यूएशन करने को मिल जाए। ये हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, और ये हम तीन लेवल्स पे बिल्ड कर रहे हैं। सो वी आर बिल्डिंग एट कंपोनेंट लेवल, वी आर बिल्डिंग एट पाइपलाइन लेवल, एंड वी आर बिल्डिंग एट एप्लीकेशन लेवल। तो लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट लेवल पे बिल्ड करना। मैंने आपको बताया था कि रैग में दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज रिट्रीवर एंड द सेकेंड वन इज जनरेटर। तो लास्ट सेशन में हमने रिट्रीवर वाला इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया था। हमने दो मैट्रिक्स को ट्रैक किया था, बनाया था, रिकॉल एंड प्रिसिजन, दोनों हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज के सेशन का हमारा प्लान ये है कि हम जनरेटर को इवैल्यूएट करना सीखेंगे, और फिर आज ही हम लोग हमारी कंप्लीट रैग पाइपलाइन को भी इवैल्यूएट करना सीखेंगे। तो ये दोनों काम हमें आज के सेशन में कंप्लीट करने हैं। यही हमारा आज का प्लान है। ठीक है, तो आई होप प्लान इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टार्ट ऑफ द सेशन। सो सबसे पहले अगर हमें जनरेटर को इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए पहले हमें अपने एप्लीकेशन में जनरेटर को बनाना भी तो पड़ेगा। सो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक जनरेटर बना रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगी ये बात, हमने डिस्कस भी किया है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक बार में पूरा रैग एप्लीकेशन बिल्ड कर लिया और फिर उसको टेस्ट कर रहे हैं। हम कंपोनेंट बाय कंपोनेंट रैग एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं, और हर कंपोनेंट को बनाने के साथ साथ उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सॉफ्टवेयर में होता है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं। रिट्रीवर को बनाया, रिट्रीवर को इवैल्यूएट किया। आज जनरेटर को बनाएंगे, जनरेटर को इवैल्यूएट करेंगे। यही प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो जनरेटर इज अ वेरी सिंपल कंपोनेंट। आपको शायद पता ही होगा पूरा फंडा क्या होता है जनरेटर का। एक रैग पाइपलाइन में आपके पास रिट्रीवर का काम क्या है कि उसको जैसे ही एक क्वेरी मिला, वो क्वेरी को वो भेजता है एक वेक्टर डेटाबेस में एम्बेड करके, और पलट करके 5 या 10 रेलेवेंट डॉक्स फेच करके लाता है। उसके बाद रैक पाइपलाइन में आप क्या करते हो, यही 5 या 10 रेलेवेंट डॉक्स और इस क्वेश्चन को उठा करके जनरेटर के पास भेजते हो। और जनरेटर का काम क्या होता है, इस क्वेश्चन और रेलेवेंट डॉक्स के बेसिस पे एक आंसर जनरेट करना। सो बेसिकली जनरेटर इज अ फंक्शन जिसको इनपुट में दो चीजें मिल रही हैं, आपका क्वेश्चन और ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और वो आउटपुट में आपको एक चीज दे रहा है, दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें आज बेसिकली ये कंपोनेंट बिल्ड करना है। बहुत ही सिंपल कंपोनेंट है, इट बेसिकली यूजेस अ एलएलएम, दैट्स इट। सो अगेन कोड मैं स्क्रैच से नहीं लिखूंगा बिकॉज इट विल टेक टाइम। इंस्टेड मैंने जो कोड ऑलरेडी लिख रखा है और वो गिटहब पे पुश्ड है, मैं उस कोड को यूज करूंगा। सो ये वही रेपो है जो मैंने आपको लास्ट सेशन में दिखाया था, इसी में मैंने नई फाइल्स भी पुश की हैं आज। तो अगर आप यहाँ पे एसआरसी में जाओगे, तो अब आपको यहाँ पे एक नई फाइल दिखाई देगी, generator.py। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो ये रहा आपका जनरेटर का कोड। बहुत ही सिंपल प्यारा सा कोड है, एक बार जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, लोड डॉट env को कॉल किया बिकॉज हमें ओपन एआई की एपीआई कीज चाहिए। यहाँ पे हमने एक एलएलएम को बुलाया। हमारा एलएलएम है GPT-4o मिनी, सस्ता है, और टेम्परेचर हमने जीरो सेट कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे इवैल्यूएशन के टाइम पे हम टेम्परेचर जीरो ही सेट करते हैं, हालांकि ये तो रैक बनाने का प्रोसेस है, बट जो भी है। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया अपने जनरेटर के लिए, बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। यू आर अ हेल्पफुल टीचिंग असिस्टेंट फॉर अ कोर्स ऑन एलएलएम इवैल्यूएशंस, आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन ओनली फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बिलो। कुछ रूल्स हमने बता दिए कि यूज ओनली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, डू नॉट ऐड आउटसाइड नॉलेज। ऑब्वियसली रैक चार्टबॉट्स जो होते हैं वो आंसर कॉन्टेक्स्ट से ही देते हैं, अपने ट्रेनिंग नॉलेज से नहीं देते, तो ये हमने एक्सप्लिसिटली लिख दिया।
If the context does not contain enough information to answer, say I don't have enough information in the course material to answer that. So हमने सीधे सीधे बोल दिया, हेलुसिनेट मत करना, कुछ भी हो जाए, नहीं पता होगा, सीधे सीधे बोल देना नहीं आता है, ठीक है। एंड लास्टली, कीप द आंसर क्लियर एंड कॉन्साइज। और साथ में हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमें रिट्रीवर से मिल रहा है, और क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमें यूजर दे रहा है। और यहाँ पे हमने एक सिंपल लैंग चेन बनाया। हमें प्रॉम्प्ट मिल रहा है, उसको हम एलएलएम के पास भेज रहे हैं, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर में डाल के स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा जेनरेट फंक्शन बनाया जिसमें दो चीजें इनपुट में मिल रही हैं, क्वेरी और कॉन्टेक्स्ट। और ये पलट करके हमें क्या रिटर्न कर रहा है, हमारा आंसर जो जनरेटर जनरेट करेगा। और ये कोड है सिंपली उसको टेस्ट करने का, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो हम बस इस सिंपल से कोड को यूज करेंगे। आई विल कॉपी दिस, और मैं अपने कोड में जाऊंगा, और वहां पे मैं एसआरसी में एक नई फाइल बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ जनरेटर डॉट पी वाई। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा सेम कोड को, एंड आई विल सेव इट। ठीक है, सिंपल। एक बार इसको चला के देख सकते हैं हम लोग। सो चलाने का कोड में क्या लिखा है हमने, हमने बेसिकली खुद से एक डमी कॉन्टेक्स्ट बनाया है। ये हमें रिट्रीवर से नहीं मिल रहा, हम खुद से जनरेट करके ला रहे हैं। और एक क्वेश्चन हमने अपने हिसाब से बनाया, व्हाट इज ऑनलाइन इवैल, और कॉन्टेक्स्ट हमने पास कर दिया जनरेट फंक्शन को। इन दोनों चीजों की हेल्प से एलएलएम हमें एक आंसर जनरेट करके देगा। लेट्स क्विकली ट्राई दिस। सो इफ वी गो टू टर्मिनल एंड इफ वी रन, तो अब ये कोड रन हो रहा है, एंड होपफुली विल गेट एन आंसर। ठीक है, ये रहा। ऑनलाइन इवैल मींस इवैल्यूएटिंग योर सिस्टम ऑन लाइव प्रोडक्शन ट्रैफिक आफ्टर डिप्लॉयमेंट, इट वर्क्स विदाउट एन आंसर की अनलाइक ऑफलाइन इवैल्स। तो ये रहा गाइस, बिल्कुल यहीं से उसने आंसर बता दिया। तो क्लियरली शोज कि हमारा कोड काम कर रहा है, इससे ज्यादा हमने कुछ प्रूव नहीं किया। सो या, नटशेल में हमने अपना जनरेटर क्रिएट कर दिया, एंड इट इज वर्किंग। अच्छा काम कर रहा है बुरा काम कर रहा है वो हमें नहीं पता, वो इवैल्यूएट करके पता चलेगा, बट हमने जनरेटर बना लिया। अब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास एक जनरेटर है तो आप उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे। देखो, कभी भी किसी भी सिस्टम को अगर आपको इवैल्यूएट करना है, तो सोचने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल तरीका क्या होता है कि आप ये सोचो कि वो सिस्टम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे फेल कर सकता है। बेसिकली उस सिस्टम के फेलियर मोड्स आप खोजो। तो अगर हमें जनरेटर को इवैल्यूएट करना है तो हम जनरेटर के फेलियर मोड्स पहले डिस्कस करेंगे कि क्या क्या तरीकों से जनरेटर फेल कर सकता है। तो दो बहुत मेजर तरीके हैं जिसमें जनरेटर फेल कर सकता है। उसमें से पहला तरीका यह है कि आपका जो जनरेटर है वो अनफेथफुल रिस्पॉन्सेज दे। अनफेथफुल का मतलब क्या है कि आपने जनरेटर को एक क्वेश्चन दिया और साथ ही साथ कुछ कॉन्टेक्स्ट लाके दिया, और आपने बोला कि ये क्वेश्चन देखो, ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, और इस क्वेश्चन को इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आंसर करो। बट जनरेटर ने क्या गड़बड़ की कि उसने कॉन्टेक्स्ट तो पढ़ा, बट उसने थोड़ा बहुत अपनी साइड से इंफॉर्मेशन ऐड भी कर दिया। इसको बोलते हैं अनफेथफुल रिस्पॉन्स। जैसे यहां पे एक एग्जांपल देखो, डज द कैंपस एक्स एआई इंजीनियरिंग प्रोग्राम इंक्लूड लाइव क्लासेस, ये क्वेश्चन यूजर ने पूछा। हम जो कॉन्टेक्स्ट फेच करके लाए वो ये है, द एआई इंजीनियरिंग प्रोग्राम इंक्लूड्स रिकॉर्डेड लेसन्स, कोडिंग असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वीकली डाउट सॉल्विंग सेशंस। बट यहाँ पे एग्जैक्टली exactly नहीं लिखा हुआ है कि लाइव सेशंस या लाइव क्लासेस होती हैं कि नहीं। बाकी इसके अलावा की चीजें कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। अब यहां पे देखो क्या आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है यस, द प्रोग्राम इंक्लूड्स 2 लाइव क्लासेस एवरी वीक अलोंग विथ वीकली डाउट सॉल्विंग सेशंस। नाउ यू टेल मी, क्या ये आंसर फेथफुल है कॉन्टेक्स्ट के साथ और नॉट। You can clearly see this is not faithful. The LLM is hallucinating and it is creating response from its own end. जब इसको नहीं मिला आंसर इस कॉन्टेक्स्ट में, तो उसने अपनी फ्रीडम से आंसर क्रिएट कर दिया। इसी को हम बोलते हैं हेलुसिनेटेड रिस्पॉन्स या फिर अनफेथफुल रिस्पॉन्स। एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज अगर ये चीज आपके रैग एप्लीकेशन में है तो इट कैन क्रिएट मैसिव प्रॉब्लम्स।
जो पास्ट में हमने देखा भी था एग्जाम्पल्स में, जब हमने वो एयर कनाडा वाली केस स्टडी डिस्कस की थी कि एयर कनाडा वाले ने ऐसे ही बोल दिया कि आप टिकट करा लो, हम बाद में आपके पैसे रीइंबर्स कर देंगे। तो दिस वाज अ जनरेटर प्रॉब्लम। जनरेटर वहां पे फेल किया था। उसने कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करके खुद से इंफॉर्मेशन क्रिएट किया और सामने यूजर को दे दिया। तो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, ये आपको अवॉइड करना होता है। तो ये जो मेट्रिक है जो इस चीज को टेस्ट करती है, इसको हम बोलते हैं फेथफुलनेस। सिंपल शब्दों में आपका जनरेटेड आंसर कितना फेथफुल है टुवर्ड्स योर कॉन्टेक्स्ट, यही मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फेथफुलनेस। आई रियली होप मैं समझ आपको समझा पाया। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि कई बार ऐसा होगा कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करके आप लाओगे वो एकदम ही गलत होगा। होता है ऐसा, आपका रैग चैटबॉट का रिट्रीवर गलत कॉन्टेक्स्ट फेच करके लाया। तो एक सही जनरेटर क्या करेगा कि उस गलत कॉन्टेक्स्ट से ही आंसर क्रिएट करेगा, भले ही वो आंसर कंप्लीटली गलत हो। सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि फेथफुल होने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपका आंसर करेक्ट भी हो। फेथफुल होने का सिर्फ ये मतलब होता है कि जो कॉन्टेक्स्ट आया है, गलत या सही, मैं आंसर पूरा का पूरा उसी से क्रिएट करूंगा। उसके अलावा एक बिट इंफॉर्मेशन भी मैं अपनी साइड से नहीं दूंगा। यही होता है फेथफुलनेस का प्रॉमिस। आई रियली होप मैं आपको समझा पाया। तो फेथफुलनेस एज अ मेट्रिक हम इवैल्यूएट करेंगे अपने जनरेटर के ऊपर। ये हमारा पहला की मेट्रिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देर इज वन मोर फेलियर मोड। एक और तरीके से जनरेटर फेल कर सकता है। कैसे? सो इमेजिन करो कि अगेन ये आपका क्वेश्चन है, डज द कैंपस एक्स एआई इंजीनियरिंग प्रोग्राम इंक्लूड लाइव क्लासेस? और ये आंसर जनरेट हुआ, द प्रोग्राम इंक्लूड्स कोडिंग असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, रिकॉर्डेड लेसन्स एंड वीकली डाउट सॉल्विंग सेशंस। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। नाउ यू टेल मी फर्स्ट, चैट में यस और नो में, कि इज दिस आंसर फेथफुल टू द कॉन्टेक्स्ट? ये है कॉन्टेक्स्ट बाय द वे। क्या ये आंसर जो जनरेट हुआ है, इज इट फेथफुल? आई गेस आप देख पा रहे हो कि द आंसर इज फुली फेथफुल टू द कॉन्टेक्स्ट। जो चीज कॉन्टेक्स्ट में उसको मिली है उसी से उसने आंसर प्रिपेयर किया है। ऑलमोस्ट हो सकता है वर्ड बाय वर्ड सेम हो। तो क्लियरली दिस आंसर इज फेथफुल। सेकेंड क्वेश्चन, क्या ये आंसर रेलेवेंट है टू द क्वेश्चन? ये सोच के बताओ, इज दिस आंसर रेलेवेंट टू द क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन को आंसर कर रहा है जो यूजर ने पूछा? द आंसर इज नो। तो ये भी एक फेलियर मोड है कि कई बार ऐसा होगा कि कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के ही जनरेटर आंसर जनरेट करेगा, बट वो आंसर ही रेलेवेंट नहीं होगा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। दैट इज ऑल्सो फेलियर मोड, बिकॉज इस केस में भी यूजर को उसका आंसर नहीं मिला। आइडियली एक रेलेवेंट आंसर ये होता अगर जनरेटर ये प्रिंट करता, द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट डज नॉट कंफर्म दैट द प्रोग्राम इंक्लूड्स लाइव क्लासेस, इट ओनली मेंशंस recorded lessons, coding assignments, projects and weekly doubt solving sessions। तो अब ये जो चीज है ना, ये एटलीस्ट रेलेवेंट है। द आंसर इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन एंड साथ ही साथ इट इज ऑल्सो फेथफुल, क्योंकि ये कुछ भी इंफॉर्मेशन खुद से क्रिएट नहीं कर रहा है। तो दिस इज द सेकेंड फेलियर मोड, कि जहां पर कॉन्टेक्स्ट से ही आंसर निकला बट वो आंसर ही रेलेवेंट नहीं है। तो इसको बोला जाता है सेकेंड मेट्रिक, और इसका नाम है आंसर रेलेवेंस। इसके अलावा और भी कुछ मेट्रिक्स होते हैं जो आप टेस्ट करते हो जनरेटर के ऊपर, सच एज साइटेशन एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस। ये सारी चीजें भी होती हैं, बट इनको हम एप्लीकेशन लेवल पे टेस्ट करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो अभी हमारा जो गोल है वो ये है कि हम अपने जनरेटर को दो चीजों के ऊपर इवैल्यूएट करेंगे। फर्स्ट, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे फेथफुलनेस के ऊपर, विच बेसिकली टेस्ट्स कि जो आंसर हमने जनरेट किया वो कॉन्टेक्स्ट से ही निकला हुआ है या फिर कुछ अलग इन्वेंट कर रहा है हमारा जनरेटर। एंड सेकेंड थिंग दैट वी विल टेस्ट इज आंसर रेलेवेंस, विच बेसिकली मीन्स कि जो आंसर जनरेट हुआ है,
क्या वो क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है कि नहीं, क्या वो क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर कर रहा है कि नहीं। ये दो क्वांटिटीज हम टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा गोल है टू फुली अंडरस्टैंड कि ये दोनों मैट्रिक्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। अभी तक हमने व्हाट डिस्कस किया, क्या मैट्रिक्स हम इवैल्यूएट करेंगे। अब हम हाउ डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली फेथफुलनेस कैलकुलेट कैसे होता है, आंसर रेलेवेंस कैलकुलेट कैसे होता है, और फिर हम उसको डीप इवैल में इंप्लीमेंट करेंगे और फिर रन करके देखेंगे कि क्या सच में हमारा जनरेटर सही काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहले हमें फेथफुलनेस कैलकुलेट करने के लिए ना एक डेटा सेट चाहिए। अब वो डेटा सेट कहाँ से आएगा वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि वो डेटा सेट दिखेगा कैसा। इस डेटा सेट में दो कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम होगा क्वेश्चन और दूसरा कॉलम होगा गोल्डन कॉन्टेक्स्ट। ये दो कॉलम्स होंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इन दोनों कॉलम्स में क्या क्या होगा। बेसिकली यहां पे एक क्वेश्चन होगा। सिंपल क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है व्हाट इज रैग ट्रायड, जो हमने किसी सेशन में डिस्कस किया था। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग गोल्डन कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। कोई बंदा होगा जो क्या करेगा कि वो हमारा जो पूरा का पूरा चंक्स है हमारे वेक्टर डेटाबेस में, उसको जा करके वो पूरा छान मारेगा और वहां से वो चंक्स निकालेगा जहां पे रैग ट्रायड के बारे में बात हुई है। ठीक है। और उन सारे चंक्स को यहां पे डाल देगा। फिर सिमिलरली हम कोई और क्वेश्चन लेके आएंगे, व्हाट आर ऑनलाइन इवैल्स, और यहाँ पे भी हम फिर से जाके खोजेंगे कि कौन कौन से चंक्स में ऑनलाइन इवैल्स की बात हुई है, और उन सारे चंक्स को हम यहाँ पे ले आके रख देंगे। और ऐसा हम 10 15 50 क्वेश्चंस के लिए करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये डेटा सेट आ गया। तो इन अ वे दिस इज अ गोल्डन डेटा सेट, दिस कंटेन्स आवर गोल्डन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। नाउ द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। व्हाट यू विल डू इज, आप एक एलएलएम एज अ जज को लेके आओगे, एक एलएलएम एज अ जज को लेके आओगे और उसको ये फर्स्ट क्वेश्चन भेजोगे। ठीक है। और ये जो आपका एलएलएम है ये क्या करेगा कि सबसे पहले हमारा जो जनरेटर है, हमारा जनरेटर मान लो यहाँ पे है। तो सबसे पहले एक्चुअली ये एलएलएम एज अ जज पिक्चर में नहीं आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उठाएंगे और जनरेटर के पास भेजेंगे। और जनरेटर को हम ये गोल्डन कॉन्टेक्स्ट भी दे देंगे। ठीक है। तो जनरेटर को हमेशा दो चीजें चाहिए होती हैं, एक क्वेश्चन चाहिए होता है, सेकंड कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी क्लैरिफाई में करना चाहूंगा। सिंस हम जनरेटर को इन आइसोलेशन इवैल्यूएट कर रहे हैं, इट मींस इस पॉइंट पे ये वाला कनेक्शन पिक्चर में नहीं है कि रिट्रीवर इज कनेक्टेड टू जनरेटर, विच बेसिकली मीन्स कि जो कॉन्टेक्स्ट हम भेज रहे हैं जनरेटर के पास वो रिट्रीवर से नहीं आ रहा। हम जनरेटर को इंडिपेंडेंटली इन आइसोलेशन टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम अपने जनरेटर को हमारे गोल्डन डेटा सेट के अंदर से क्वेश्चन और गोल्डन कॉन्टेक्स्ट दोनों भेज रहे हैं। ठीक है। जनरेटर पलट के क्या करेगा, इस क्वेश्चन को देखेगा, इस गोल्डन कॉन्टेक्स्ट को देखेगा और एक आंसर जनरेट करेगा। राइट। सिंपल सेटअप है। अब हम क्या करेंगे, हम इस आंसर को उठाएंगे और इसको हम भेजेंगे टू दिस एलएलएम एज अ जज। एलएलएम एज अ जज क्या करेगा, उस आंसर को क्लेम्स में ब्रेक करेगा। मान लो 5 क्लेम्स में ब्रेक हो गया। और अब वो क्या करेगा, हर क्लेम को उठाएगा और जाके चेक करेगा कि गोल्डन कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी वो क्लेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फिर वो सेकंड वाले क्लेम को उठाएगा और फिर से जाके चेक करेगा कि गोल्डन कॉन्टेक्स्ट में वो क्लेम कहीं भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और ऐसा वो पांचों क्लेम्स के लिए करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि फर्स्ट क्लेम गोल्डन कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता था, सेकंड वाला भी करता था, फोर्थ वाला भी करता था, बट
थर्ड वाला नहीं करता था, फिफ्थ वाला नहीं करता था। तो फेथफुलनेस कैलकुलेट कैसे होगा? आप सिंपली बोलोगे आउट ऑफ 5 क्लेम्स जो आंसर में थे, सिर्फ 3 गोल्डन कॉन्टेक्स्ट में थे। तो दैट इज वाई फॉर दिस क्वेश्चन द फेथफुलनेस स्कोर वुड बी 3/5। And you will repeat this process for every question and then you will do the average score. Exactly यही चीज इस ग्राफिक में आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन फॉर अ बेंचमार्क टू गेट सैचुरेटेड? ये क्वेश्चन पूछा गया और ये गोल्डन कॉन्टेक्स्ट है जो हमने प्रोवाइड किया, रिट्रीवर ने नहीं, हमने प्रोवाइड किया हमारे डेटा सेट के अंदर से। ये आंसर जनरेट हुआ। अब हमने इस आंसर को एक एलएलएम एज अ जज की हेल्प क्लेम्स में ब्रेक डाउन किया, क्लेम 1, क्लेम 2, क्लेम 3। अब वो एलएलएम एज अ जज क्या कर रहा है, जाके देख रहा है कि क्या ये क्लेम इस गोल्डन कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। गुड। सेकेंड वाला क्लेम गोल्डन कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है, गुड। थर्ड वाला क्लेम एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, बैड। सो 2/3, द फेथफुलनेस स्कोर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 0.67। और ऐसा आप अपने गोल्डन डेटा सेट के हर क्वेश्चन के साथ करोगे और फिर आप एवरेज कैलकुलेट कर दोगे, वही आपका फेथफुलनेस स्कोर है। तो इज दिस एंटायर डिस्कशन क्लियर? फेथफुलनेस कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है समझ में आ गया? हमने गोल्डन डेटा सेट बनाया, उसमें क्वेश्चंस रखे, गोल्डन कॉन्टेक्स्ट रखा, उन दोनों चीजों को जनरेटर के पास भेजा, जनरेटर ने एक आंसर जनरेट किया, जनरेटेड आंसर को क्लेम्स में ब्रेक डाउन किया गया, और फिर एक एक क्लेम के लिए हमने चेक किया कि गोल्डन कॉन्टेक्स्ट में वो क्लेम है या नहीं है, या नहीं है या नहीं। और फिर फाइनली टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स डिवाइडेड बाय जितने कॉन्टेक्स्ट में हमें मिले, डिवाइड मारा, हमें हमारा आंसर मिल गया। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फेथफुलनेस। एक क्वेश्चन आया है हैरी की तरफ से, सर इज देयर एनी वे वी कैन इवैल्यूएट एलएलएम एप्लीकेशंस इन जनरल अदर देन रैग एंड एजेंटिक एआई बेस्ड सिस्टम्स, एग्जांपल एन एप्लीकेशन व्हिच एक्ट्स एज एन इंटरव्यू सिंथेसिस? हाँ हाँ, ऑब्वियसली। डीप इवैल में अगर आप जाओगे, आई क्विकली शो यू, जस्ट 1 सेकेंड। मान लो आप डीप इवैल में जाते हो, तो यहाँ पे आपको हर तरह के मैट्रिक्स मिलते हैं। आपको एजेंटिक रैग नहीं चाहिए तो आप मल्टी टर्न पे जा सकते हो, सपोज इट्स अ चैट बॉट। तो उस चैट बॉट में दीज आर द मेट्रिक्स दैट यू कैन यूज। और अगर कुछ ऐसा है आपका एप्लीकेशन जो एकदम ही अलग है, इट्स नॉट अ चैट बॉट नॉर अ रैग एप्लीकेशन नॉर एन एजेंट, तो आप कस्टम मेट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हो। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ रैग और एजेंट्स को ही आप इवैल्यूएट कर सकते हो, आप किसी भी तरह का एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन को इवैल्यूएट कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली पॉसिबल। और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो डू वी पास अ सबसेट ऑफ गोल्डन डेटा सेट और द फुल गोल्डन? या दिस इज अ कंप्लीटली न्यू गोल्डन डेटा सेट जो हमने फेथफुलनेस कैलकुलेट करने के लिए ही बनाया है। तो हम इस पूरे डेटा सेट के ऊपर फेथफुलनेस स्कोर निकालते हैं। अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 के ऊपर निकालेंगे, 50 है तो 50 के ऊपर निकालेंगे। We are not checking precision recall for generator. No, no, no. This is not precision and recall. This is completely different. Actually आप ध्यान दोगे ना तो recall इसका ठीक उल्टा प्रोसेस है। आप उधर जनरेट क्या करते हो, कॉन्टेक्स्ट को जनरेट करते हो और उसको एक आइडियल आंसर से कंपेयर करते हो। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आपके पास आइडियल कॉन्टेक्स्ट है और जनरेटेड आंसर है, दो एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट चीजें हैं। रिकॉल कैलकुलेट करना, फेथफुलनेस कैलकुलेट करना इज लाइक टू ऑपोजिट थिंग्स। बट या अगर आपके दिमाग में ट्रिगर हुआ तो इट्स अ गुड थिंग, इट बेसिकली मीन्स आप रिकॉल कर रहे हो, मतलब रिकनेक्ट कर रहे हो उन चीजों को। तो नाउ दैट वी नो फेथफुलनेस स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेट्स फोकस ऑन आंसर रेलेवेंस। आंसर रेलेवेंस थोड़ा और आसान है। ऑनेस्टली आंसर रेलेवेंस के लिए ना आपको कोई गोल्डन डेटा सेट भी नहीं चाहिए, आप विदाउट गोल्डन डेटा सेट काम कर सकते हो। तो इन दैट मैनर वी कैन से कि आंसर रेलेवेंस इज अ रेफरेंस फ्री इवैल, बिकॉज वी डोंट नीड एनी रेफरेंसेस। कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल फंडा है। आप क्या कर रहे हो, आप एक क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट भेज रहे हो जनरेटर के पास, जनरेटर एक आंसर जनरेट कर रहा है। अब आप एक एलएलएम एज अ जज को पिक्चर में लेके आते हो और उसको बोलते हो कि देखो ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, तुम क्या करो,
ये बताओ कि ये आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से रेलेवेंट है कि नहीं। कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है। आप इस आंसर को अगेन क्लेम्स में ब्रेक डाउन कर दो। क्लेम 1, क्लेम 2, क्लेम 3, और फिर हर क्लेम को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करके पूछो कि क्या ये क्लेम इस क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प कर रहा है या इररेलेवेंट है। अगर हेल्प कर रहा है तो हम इसको रेलेवेंट मानेंगे। क्या सेकंड वाला क्लेम इस क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प कर रहा है? यस। क्या थर्ड वाला क्लेम इस क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प कर रहा है? नो। तो तीन में से दो क्लेम्स रेलेवेंट है, एक क्लेम इररेलेवेंट है। तो आंसर रेलेवेंसी स्कोर आ जाएगा 2/3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ऐसा फिर आप कितने भी क्वेश्चंस के ऊपर कर सकते हो। तो यहां पे आपको गोल्डन डेटा सेट बस इस सेंस में चाहिए कि आपको कुछ आंसर्स जनरेट करवाने हैं, बट आप गोल्डन डेटा सेट के किसी भी एस्पेक्ट को रेफरेंस की तरह यूज नहीं कर रहे। आप पलट के रेफर नहीं कर रहे कि देखो ये सही है। ये बात प्लीज ध्यान रखना। we need a golden data set for generating multiple answers, but we don't need it for reference. That's the main difference. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डेटा सेट को, बट नॉट एज अ रेफरेंस। ठीक है? ये इसका एग्जांपल देखो। मान लो अगेन आपकी क्वेरी है, व्हाट डज इट मीन फॉर अ बेंचमार्क टू गेट सैचुरेटेड। और ये आपका जनरेटेड आंसर है। अ बेंचमार्क गेट सैचुरेटेड व्हेन model scores cluster high and close together, so it can no longer tell models apart. Separately, benchmark contamination happens when test data leaks into training data. अब इसमें तीन क्लेम्स है। पहला क्लेम है सैचुरेशन इज व्हेन सारे मॉडल्स क्लस्टर करने लगते हैं, उनका स्कोर एक जैसा आने लगता है। स्टेटमेंट टू इज बेंचमार्क दो अच्छे मॉडल्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। और फिर एक थर्ड क्लेम है बेंचमार्क कंटैमिनेशन इज टेस्ट डेटा लीकिंग। तो पहला वाला ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को आंसर करने में रेलेवेंट है, दूसरा वाला भी रेलेवेंट है, बट तीसरा वाला थोड़ा ऑफ टॉपिक है। एंड दैट इज वाई हम इसको बोलेंगे दैट दिस इज इररेलेवेंट। एंड दैट इज वाई द स्कोर वुड बी 2/3.67। और ऐसा हम हर क्वेश्चन के लिए करते जाएंगे। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट आंसर रेलेवेंसी। ये पिछले वाले से भी सिंपल है। इसमें आपने कुछ कंपैरिजंस नहीं किए, एक एलएलएम के जजमेंट पे छोड़ दिया आपने कि तुम बताओ ये क्लेम क्वेश्चन को आंसर कर रहा है या नहीं। दैट्स इट, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। तो हमने दोनों मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को implement करेंगे using deep eval. Sir, what if some claim point is missed by generator? Then how to calculate relevancy? Uh, point. What if some claim point is missed by generator? तो उसका रेलेवेंसी खराब आएगा। दैट्स द होल पॉइंट ना। हम तो जज करना चाहते हैं कि जनरेटर अच्छा है या बुरा है। अगर वो मिस कर रहा है अच्छे वाले क्लेम्स, इट मीन्स वो बुरा है। हमें तो इवैल्यूएट करना है। the LLM which we are the LLM which we will use for breaking into claims and the LLMs which we use to analyze the answer. No prem, both are same. Deep eval के implementation में जो LLM claims में break down करता है और फिर हर claim को analyze करता है against the question, they are the same LLMs. वो सेम है। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। सेम हो डिफरेंट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हर एलएलएम एपीआई कॉल तो ऐसे भी इंडिपेंडेंट है ना। हम कोई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे। पहली बार हम सेम एलएलएम को यूज करके बोल रहे हैं कि इस आंसर को ब्रेक डाउन कर दो, उसने कर दिया, इट्स एन एपीआई कॉल। अगले वाले में हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उठा रहे हैं और ये वाला स्टेटमेंट उठा रहे हैं और एलएलएम को बोल रहे हैं कि बताओ ये क्वेश्चन और ये स्टेटमेंट रिलेटेड है कि नहीं। इट्स अ सेपरेट एपीआई कॉल। कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है दोनों के बीच में, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप दो अलग एलएलएम्स यूज करो। एक ही एलएलएम यूज करो जो अच्छा है। Since it's on LLM reasoning, there will be chance of false positive and false negative correct. या obviously देखो, ये सारे LLM एज अ जज वाले जो भी मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चांस ये होता है कि आपका जो जज है वो भी गलती कर सकता है ऑब्वियसली। ये तो होता ही है। और ये मान के चलो, हमने शुरू में, अगर आपको याद होगी, जो हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस थी,
वहां पे हमने हर बार जब भी ये पढ़ा है कि एलएलएम एज अ जज यूज किया जाएगा, हमने वहां पे ये डिस्कस किया है कि एलएलएम एज अ जज पे कंप्लीटली आप रिलाई नहीं कर सकते। बट द गुड थिंग इज कि आप सेम ही जज को 2 बार रन करो, तो दोनों बार तो सेम ही गलतियां है ना। इट्स लाइक अगर एक पिच खराब है क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो दोनों टीम्स के लिए खराब है, तो उस मैच का इवैल्यूएशन भी सेम बेसिस पे होगा। तो सिमिलरली एक फॉल्टी जज को आप 2 बार रन कर रहे हो, तो एटलीस्ट वो फॉल्टी है, इस बात का बायस तो हट गया ना। अब हो सकता है कि आइडियली आपके एप्लीकेशन का फेथफुलनेस स्कोर 40 आना चाहिए था, बट आपके एलएलएम एज अ जज की वजह से 30 आ रहा है इन अ पर्टिकुलर रन। तो वो अगली बार जब आप उसको रन करोगे तो भी तो 30 के आसपास ही रहेगा ना। तो दो इवैल्यूएशंस को आप कंपेयर कर सकते हो। बट या दिस इज ट्रू दैट एलएलएम एज अ जज कैन मेक मिस्टेक्स, और इसका एक ही सोल्यूशन फिर ये होता है कि आप अच्छा जज यूज करो, पावरफुल जज। बिकॉज इसमें ऐसे भी आपको बहुत पैसा खर्चना नहीं है, राइट। आप ऐसा थोड़ी ना है कि आप करोड़ों यूजर्स को सर्व कर रहे हो, नहीं, आपको कुछ सैंपल्स के ऊपर टेस्टिंग करनी है। तो आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल एलएलएम है वो आप यूज करो इसके लिए। तो खर्चा थोड़ा होगा, बट आपके पास ये सिक्योरिटी रहेगी कि एलएलएम एज अ जज में हम बहुत पावरफुल मॉडल यूज कर रहे हैं। फाइनल स्कोर वुड बी एवरेज वैल्यू एज द नंबर ऑफ क्लेम्स में चेंज। या अमन, फॉर ये जो अभी हमने डिस्कस किया दिस वाज फॉर वन क्वेश्चन। ऐसे हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं हमारे डेटा सेट में, तो हर क्वेश्चन का एक फेथफुलनेस स्कोर होगा, हर क्वेश्चन का एक आंसर रेलेवेंस स्कोर होगा। हम सबका एवरेज करते हैं, तो वो हमारा फाइनल फेथफुलनेस स्कोर आता है फॉर द जनरेटर, फाइनल आंसर रेलेवेंसी स्कोर आता है फॉर द जनरेटर। आर these number of claims which we decide as a hyperparameter? No राहुल, आई डोंट थिंक सो। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये डिसाइड करते हो कि कितने क्लेम्स में ब्रेक डाउन करना है। दैट इज नॉट अ हाइपर पैरामीटर इन माई ओपिनियन। Sir, if for the same query generator gives statement 2 and misses statement 1, which is the main answer to our query, and statement 3 is also there, which is not relevant, then what would be the score in that case? 50%। आपने दो क्लेम्स किए, एक सही था एक गलत था, तो 50% हो गया आपका आंसर रेलेवेंस। यहाँ पे हम करेक्टनेस की बात नहीं कर रहे हैं, समझो इस बात को। फेथफुलनेस ये बताता है कि आपका आंसर कितना फेथफुल है टू द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज नॉट करेक्टनेस। आंसर रेलेवेंस ये बताता है कि आपका आंसर कितना रेलेवेंट है इन आंसरिंग द क्वेश्चन। अगेन इट्स रेलेवेंट डज नॉट मीन कि वो करेक्ट है। करेक्टनेस इज अ डिफरेंट मेट्रिक, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इज कि ये जो डेटा सेट की मैंने बात की, जहाँ पे एक तरफ क्वेश्चन होगा और एक तरफ रेलेवेंट, रेलेवेंट नहीं एक्चुअली, गोल्डन कॉन्टेक्स्ट होगा, ये कैसे बनाना है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली अपना पूरा का पूरा जो वेक्टर डेटाबेस था ना, जिसके अंदर सारे के सारे चंक्स स्टोर्ड थे, उस पूरे को ही मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे गिटहब में ये कोड है, एक्सपोर्ट क्रोमा चंक्स बोल के। दिस इज द एंटायर कोड। इसमें क्या कोड लिखा हुआ है कि कैसे आप पूरा का पूरा जो आपके वेक्टर डेटाबेस में सारे चंक्स हैं, उनको आप कैसे एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मेरे पास कुछ 862 चंक्स थे, वो पूरा का पूरा मैंने एक्सपोर्ट कर दिया इनटू अ जेसॉन फाइल। और फिर मैंने क्या किया, इस पूरी जेसॉन फाइल को उठा के क्लॉड पे डाल दिया, और मैंने क्लॉड को बोला कि क्रिएट दिस डेटा सेट फॉर मी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोली, क्रिएट इट स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक बार में एक क्वेश्चन और एक गोल्डन कॉन्टेक्स्ट पेयर ही जनरेट करो। तो फिर उसने पूरा का पूरा 862 चंक्स को एनालाइज किया एंड इट जनरेटेड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मी। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने देखा, उसका जो कॉन्टेक्स्ट निकल के आया उसको मैंने रीड किया, बिकॉज मैंने ये सारी क्लासेस ली थी तो मुझे पता है मैंने कब कहाँ पे क्या पढ़ाया है। और जब मुझे सही लगा तो फिर मैं उसको ऐड करते गया इनटू अ जेसॉन फाइल। और ऐसे करते करते मैंने 15 क्वेश्चंस का एक डेटा सेट बनाया। एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट। एक तरीका मैनुअली, सेकंड तरीका है एलएलएम की हेल्प से, बट यू डू द रिव्यूइंग। और थर्ड तरीका इज अगेन डीप इवैल का सिंथेसाइजर, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था, बट अभी तक मैं उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाया हूँ। तो आगे की किसी क्लास में मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि कैसे करना है। बट या दिस इज हाउ आई क्रिएटेड दिस डेटा सेट।
सो ये डेटा सेट आई गेस यहाँ पे है गोल्डन्स में। अगर आप जाओगे तो ये देखो फेथफुलनेस अंडरस्कोर डेटा सेट बोल के ये डेटा सेट है, जिसमें क्वेश्चन है और फिर उसका आइडियल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, और ऐसे ऐसे 15 क्वेश्चन है। सी 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगेन मैंने वेरीफाई कर रखा है, आप भी चाहो तो कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप सिंपली इस फाइल को कॉपी कर लोगे और अपने कोड में जाओगे जहाँ पे आपके सारे गोल्डन डेटा सेट्स हैं। आप वहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करोगे बाय द नेम ऑफ फेथफुलनेस अंडरस्कोर डेटा सेट डॉट जेसॉन, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, सेव। ठीक है, तो ये बन गया हमारा गोल्डन डेटा सेट। अब हमारे पास हमारा गोल्डन डेटा सेट है। अब हमें क्या करना है, सिंपली डीप इवैल का एक कोड लिखना है जो हमारे लिए ये दोनों मैट्रिक्स इवैल्यूएट करेगा हमारे जनरेटर के ऊपर। ठीक है, तो अगेन कोड बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोड आपको मिलेगा यहाँ पे इवैल्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे eval अंडरस्कोर जनरेटर डॉट पी वाई फाइल मैंने बनाई है। वेरी सिंपल फाइल, जैसा आपने रिट्रीवर के लिए देखा था बिल्कुल सेम फाइल है। देखना क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हम जो गोल्डन डेटा सेट अभी हमने जस्ट बनाया फेथफुलनेस वाला, उसको लोड कर रहे हैं। ये हमारा जज मॉडल है। हम GPT-4o मिनी यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो थोड़ा और पावरफुल मॉडल यूज कर सकते हो। एक थ्रेशोल्ड सेट कर रहे हैं, इसके नीचे हम फेल मानेंगे, इसके ऊपर हम पास मानेंगे। यहाँ पे हम उस डेटा सेट को लोड कर रहे हैं एक फाइल ऑब्जेक्ट में। फिर हम एक लूप चला रहे हैं जिसमें हम हर बार एक क्वेश्चन को उठा करके एक LLM टेस्ट केस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इनपुट में हम क्वेरी कहाँ से ला रहे हैं, हमारे गोल्डन डेटा सेट से। एक्चुअल आउटपुट कहाँ से आ रहा है, आंसर से। और ये आंसर कहाँ से आ रहा है, ध्यान देना, जनरेट फंक्शन से। और ये जनरेट फंक्शन कहाँ पर है, ये जनरेट फंक्शन है आपके जनरेटर के अंदर। सो बेसिकली हम क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट जनरेटर को दे रहे हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन और जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट भी हमें गोल्डन डेटा सेट से ही मिल रहा है। ये दोनों चीजें हम जनरेटर के पास भेज रहे हैं, जनरेटर हमें आंसर दे रहा है। तो इनपुट में गोल्डन डेटा सेट से क्वेश्चन गया, एक्चुअल आउटपुट में जनरेटर का आंसर गया, और रिट्रीवल कॉन्टेक्स्ट में हमारे गोल्डन डेटा सेट का कॉन्टेक्स्ट गया, आइडियल वाला कॉन्टेक्स्ट। और फिर यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं, वन इज फेथफुलनेस एंड वन इज आंसर रेलेवेंसी मैट्रिक। ये दोनों बिल्ट इन मैट्रिक्स हैं डीप इवैल के। और यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड भेज दे रहे हैं, मॉडल भेज दे रहे हैं, इंक्लूड रीजन इक्वल टू ट्रू भेज दे रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि कभी अगर फेल किया कोई टेस्ट केस तो क्यों किया। और फाइनली हम इवैल्यूएट फंक्शन को कॉल करके अपने सारे टेस्ट केसेस और मैट्रिक्स भेज रहे हैं। बिल्कुल सेम कोड जो हमने रिट्रीवर में देखा था, देखो बिल्कुल सेम कोड, बिल्कुल सेम कोड। वहां पे भी दो मैट्रिक्स थे और आपका इवैल्यूएट फंक्शन था। अब इवैल्यूएट में मैंने ये सारे हाइपर पैरामीटर्स ऐड नहीं किए, आप चाहो तो कर सकते हो, बट या दिस इज द कोड। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी, और यहाँ पे मैं evals में जाऊंगा एंड आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल बाय द नेम ऑफ eval अंडरस्कोर जनरेटर डॉट पी वाई। और यहाँ पे मैं इस फाइल को पेस्ट कर दूंगा, आई विल सेव इट, एंड दैट्स इट। नाउ वी आर रेडी टू रन आवर फर्स्ट इवैल ऑन जनरेटर। ठीक है, तो कैसे रन करना है, फिर से Python 3, इसको हम एक मॉड्यूल की तरह रन करेंगे, evals डॉट eval जनरेटर। ठीक है, एंड वी विल हिट एंटर, और हमारा डीप इवैल अपना काम शुरू कर देगा इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर। लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देता हूँ। फिर से एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, इस पॉइंट पे हमारा जनरेटर इज नॉट कनेक्टेड टू रिट्रीवर। हम आइसोलेशन में जनरेटर को इवैल्यूएट कर रहे हैं। सो जो गोल्डन कॉन्टेक्स्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारा डेटा सेट से आ रहा है, रिट्रीवर से नहीं आ रहा। ठीक है, दो टेस्ट केस समझो, पता नहीं लाइव क्लास में दो ये एक कोई टेस्ट केस बच जाता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। जब मैं नॉर्मली टेस्ट करता हूँ ना, लाइव क्लास नहीं चल रही होती है, तो बहुत फास्ट होता है सब कुछ। ये लास्ट क्लास में भी मैंने देखा था, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है ये। मे बी सिस्टम थोड़ा ज़्यादा लोड लेता है जब लाइव क्लास चल रही होती है। पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आज ही अपना जो ओपन एआई वाला वॉलेट है जहाँ पे आप API यूज़ करते हो, उसका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आई हैव रिचार्ज विद $10। तो
आई हैव इनफ क्रेडिट्स। तो ये टाइम कुछ और की वजह से लगता है। सो या गाइस, दिस इज द आउटपुट। ये रहे हमारे एग्रीगेट मेट्रिक्स। फेथफुलनेस इज क्वाइट गुड, 91% के आसपास है। बट जो आंसर रेलेवेंसी है दैट इज नॉट दैट ग्रेट, 0.73 आ रहा है। ठीक है। तो हमें इसको इम्प्रूव करना है। तो एक बार लेट्स हैव अ डिस्कशन कि इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा डिस्कशन करते हैं कि फेथफुलनेस स्कोर जो है वो 0.91 आ रहा है, विच इज क्वाइट गुड। 91 90 के ऊपर कुछ भी अच्छा ही होता है। तो अच्छा क्यों आया 0.91? सीधे 0.91 क्यों आया, कम क्यों नहीं आया? कुछ किसी के पास ये आंसर है? कोई सोच के बता सकते हो कि सीधे विदाउट ट्वीकिंग एनी कोड, विदाउट डूइंग एनी मेहनत, पहली बार ही रन करते ही ये 0.91 आ गया? ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? इसके पीछे जो रीजन है वो बहुत सिंपल है। फेथफुलनेस में कुछ मेहनत ही तो नहीं करनी। आप सोच के देखो हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास एक एलएलएम है जो हमारा जनरेटर है, उसको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं और हम एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। और इस एलएलएम को हम ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन को आंसर करो इस कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। और यहां पे हमें हमारा आंसर मिल जा रहा है। तो यार ऑब्वियसली इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी कि ये जो आंसर है वो इसी कॉन्टेक्स्ट से बनाया गया हो। बिकॉज आज की डेट में जो एलएलएम्स हैं इनका जो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग कैपेबिलिटी है दैट इज क्वाइट हाई, राइट? तो अगर मैं उसको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि इसी कॉन्टेक्स्ट से आंसर करो, तो देर इज अ गुड चांस कि फेथफुलनेस मेट्रिक है वो अच्छा ही आएगा। आंसर रेलेवेंस इसलिए कम है जो भी आया, बिकॉज नाउ वी आर आस्किंग कि जो आंसर जनरेट हुआ है क्या वो क्वेश्चन के लिए या क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रेलेवेंट है कि नहीं, राइट? तो आई होप आपको ये तो समझ में आ रहा है कि फेथफुलनेस पे स्कोर करना इज काइंड ऑफ इजियर इन कंपैरिजन टू आंसर रेलेवेंस। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि हम जनरेटर को इंप्रूव कैसे करें, उसका आंसर रेलेवेंसी कैसे बढ़ाएं। देखो, जनरेटर को इंप्रूव करने के दो तीन ही तरीके होते हैं। जैसे रिट्रीवर को इंप्रूव करने के हमने तरीके देखे थे, किसी को याद है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिट्रीवर को कैसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या क्या तरीके हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिट्रीवल? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी ट्राइड? ऑब्वियसली सबसे पहले आप अपना चंक साइज एंड ऑल चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप एम्बेडिंग मॉडल को चेंज कर सकते हो। उसके अलावा और क्या था? री रैंकर लगा सकते हो, राइट? तो ये तीन चार तरीके थे जिसकी हेल्प से आप एक रिट्रीवर को फिक्स कर सकते हो। जनरेटर में आपके पास एक्चुअली ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते। दो जो सबसे बड़े ऑप्शंस हैं वो ये हैं। पहला, आप बेटर मॉडल पे स्विच कर जाओ जो और अच्छा इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग आपको दे। और सेकंड, आपका जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है ना जनरेटर का, वो यहाँ पे बहुत मैटर करता है। ये जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा है ना, अगर आप जनरेटर में जाओ, SRC जनरेटर, तो ये जो प्रॉम्प्ट है ना, आई जस्ट सेट व्यू टू वर्ड रैप, ये प्रॉम्प्ट बहुत मैटर करता है। प्रॉम्प्ट को आप सही तरीके से ट्वीक करोगे ना तो आप बेटर रिजल्ट्स लेके आ पाओगे। तो मैंने भी एग्जैक्टली यही किया। अभी मैं आपको एग्जैक्टली सारे ट्वीक्स नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने मल्टीपल रन्स लिए थे और हर रन में मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैं आपको फाइनल वर्जन दिखाता हूँ। सो मैंने क्या किया, दो तीन चार बार चलाने के बाद ये सारे रिजल्ट्स को एनालाइज किया कि कौन से टेस्ट केसेस फेल कर रहे हैं और क्या रीजन दे रहा है। और ये सब कुछ को मैंने एक एलएलएम में डाला और धीरे धीरे मैंने प्रॉम्प्ट को रिफाइन किया। तो 3 से 4 बार रिफाइन करने के बाद मेरे पास ये प्रॉम्प्ट आया। दिस वॉज द प्रॉम्प्ट। ठीक है। ये एक बार में नहीं बना है, ये 3 से 4 बार में बना है। मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक बार वापस कोड में जाता हूँ और ये जो हमारा एग्जिस्टिंग सिंपल वाला प्रॉम्प्ट है इसको रिप्लेस कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि रूल्स थोड़े से ज्यादा हो गए और ये सारे रूल्स ऐड हुए हैं धीरे धीरे। हर इंडिविजुअल
फेल्ड टेस्ट केस को देख देख के मैंने रिफाइनमेंट करी और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करे। यूज ओनली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, डू नॉट ऐड आउटसाइड नॉलेज, ये पहले भी था। डू नॉट स्ट्रेंथन और ओवरस्टेट क्लेम्स इफ द कॉन्टेक्स्ट सेज टू डिफरेंट थिंग्स, two things are different, do not upgrade that to separate methods or strong wording. The context is an informal lecture transcript. Synthesize and rephrase what is there. Do not require the question's exact wording or appear. So basically वही मैं बोल रहा हूँ कि multiple runs किए, जो जो टेस्ट केसेस फेल हो रहे थे, क्यों फेल हो रहे थे, उनका रीजन उठाया, इस पूरी चीज को, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को डाला एलएलएम के ऊपर, क्लॉड के ऊपर, और धीरे धीरे सिस्टम प्रॉम्प्ट को ओवर 3-4 आइटरेशंस मैंने इंप्रूव किया। एंड दिस वाज द फाइनल वन जिसने मेरे को बेस्ट रिजल्ट्स दिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को सेव कर लेता हूँ और एक बार फिर से इस नए सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ आपको इवैल्यूएशन रन करके दिखाता हूँ। लेट्स सी इससे इंप्रूवमेंट आता है कि नहीं। अच्छा, बाय द वे ये चीज मैंने डिस्कस नहीं किया आपके साथ, जब आप इवैल्यूएट फंक्शन यूज करते हो ना डीप इवैल का, तो अगर आपके पास 15 टेस्ट केसेस है तो उनको पैरेलली यूज किया जाता है, पैरेलली उनको रन किया जाता है। तो ये पैरेलली हो रहा है, सीक्वेंशली नहीं हो रहा है। दैट इज वाई इवैल्यूएशन इज वेरी फास्ट। ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। सो या गाइस, दिस इज द आउटपुट, यू कैन सी, ये रहा हमारा आउटपुट। सो इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को ट्वीक करने से हमारा फेथफुलनेस स्कोर और बढ़ गया 0.96, और हमारा आंसर रेलेवेंसी भी काफी बढ़ गया, 0.92 पे आ गया, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जनरेटर अगर आपका अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है ऑन दीज टू मेट्रिक्स, तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है। आप ट्वीक कर सकते हो अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट को काफी हद तक, और आप चेंज कर सकते हो टू अ बेटर मॉडल। अगर आप अच्छा मॉडल यूज करोगे तो ये दोनों क्वांटिटीज आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएंगी। सो या, दिस इज द प्रॉम्प्ट दैट गेव मी दिस स्कोर। एंड अभी भी एक टेस्ट केस फेल कर रहा है, उसको भी हम एनालाइज करके थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगेन बहुत ज़्यादा एक अगर आप बहुत ज़्यादा एक डेटा सेट, गोल्डन डेटा सेट के हिसाब से ही अगर ट्वीक कर दोगे अपने पूरे के पूरे सिस्टम प्रॉम्प्ट को, तो काइंड ऑफ एक ओवरफिटिंग हो सकता है कि आपके टेस्ट वाले डेटा के ऊपर इट इज़ गिविंग गुड रिजल्ट्स, बट जब नया डेटा आपके पास आएगा, नया रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट आएगा, रिट्रीवर से जब आप कनेक्ट करोगे, तो आपका फेथफुलनेस स्कोर एकदम ही गिर जाए। तो वो अभी हम लोग टेस्ट कर लेंगे। अभी हम लोग जब पाइपलाइन बिल्ड करेंगे तो क्या होगा, जो रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट है वो गोल्डन डेटा सेट से नहीं आएगा, रिट्रीवर के थ्रू आएगा। तो वहां पे पता चल जाएगा कि ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट हमने लिखा है, ये सिर्फ हमारे टेस्ट डेटा पे अच्छा रिजल्ट दे रहा था या फिर ओवरऑल हमारी पाइपलाइन पे भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो वो हम टेस्ट कर लेंगे। पहले ही बता देता हूँ, उस पर भी अच्छा ही स्कोर देगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक जनरल काइंड ऑफ हमने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाया है। बट या, नटशेल में दिस इज द इम्प्रूवमेंट। मॉडल इंप्रूव कर सकते हो, सिस्टम प्रॉम्प्ट इंप्रूव कर सकते हो, हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट इंप्रूव किया। सो या, आई विल कम बैक एंड विद दैट वी कैन गो टू द प्लान ऑफ एक्शन वाला स्लाइड, एंड वी कैन से कि हमने ये दोनों कंपोनेंट्स कर लिए, इन दोनों को हमने इवैल्यूएट करना सीख लिया। हम कंपोनेंट लेवल पे रिट्रीवर और जनरेटर दोनों को इवैल्यूएट कर चुके हैं। सो दिस पार्ट इज कंप्लीट। 4 मेट्रिक्स हमने सीखे: रिकॉल, प्रिसिजन फॉर रिट्रीवर, faithfulness, answer relevancy for generator, and we are done. Now we'll move on to the next level, which is pipeline level. These are all reproducible results, by the way. आप अपनी मशीन पे भी रन करोगे तो थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अगर मुझे 96 दिखा रहा है तो आपको 76 दिखाएगा। आपकी मशीन पे भी इट विल गिव यू सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है, बिकॉज एलएलएम्स आर प्रोबेबिलिस्टिक, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। पूरा डिस्कशन, पूरा नैरेटिव आपके दिमाग में क्लियर चल रहा है। क्या करना स्टार्ट किया था, रैग एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करने आए थे, फिर ये डिस्कस किया कि एक रैग इवैल स्वीट बनाना पड़ेगा। वो इवैल स्वीट हम बना रहे हैं 3 लेवल्स पे, उसमें पहला लेवल हमने कंप्लीट कर लिया। उस प्रोसेस में 4 नए मैट्रिक्स पढ़े, उनको डीप इवैल पे इंप्लीमेंट किया। तो इज दिस एंटायर थिंग क्लियर इन योर हेड? एक नैरेटिव चल रहा है। Sir, can we do the entire evaluation using open source models, including generation of Goldens? I saw rate limiting issues when trying to generate Goldens. हाँ, रेट लिमिटिंग इश्यूज हैं फॉर सर्टेन मॉडल्स, उसको आप सेटिंग्स में ट्वीक कर सकते हो, या फिर आप थोड़े छोटे मॉडल्स को यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे GPT 5 यूज करोगे, इधर
सॉरी कहाँ पे, तो मुझे भी आ रहा था वो इशू, कुछ लिमिट कर देता है कि एक बार में आप कितने पैरेलल एलएलएम कॉल्स मार सकते हो। तो GPT-4 और मिनी पे वो रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो मैं GPT-4 और मिनी से करा रहा हूँ, बट आप GPT-4.1 या 5.6 से करा सकते हो। कुछ सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी आपको अपने ओपन एआई डैशबोर्ड में जा करके। बट अगर आप कंप्लीटली ओपन सोर्स से करना चाहते हो तो हिमांशु, इज देयर एन ऑप्शन कि आप डीप इवैल पे ओपन सोर्स मॉडल्स रन करो? आपने किए हैं कभी? इफ यू आर इन द चैट एक बार बताना। सो हिमांशु इज सेइंग सेट async config there is a way but a lot of glue code. ओके, हाँ वही है, मतलब कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। यही फायदा होता है देखो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज के साथ, ये फायदा होता है कि आप अपने लेवल पे काफी कुछ ट्वीक कर सकते हो। बट चलो, आई विल शो यू सम डेमो इन द नेक्स्ट क्लास। और कोई क्वेश्चन है गाइस इस पॉइंट पे? We do recall and contextual precision for retriever and answer relevancy and faithfulness for generator. Is it true always for all RAG apps or can change as per use cases? No, no, RAG के लिए it's true. In fact, इसीलिए आप अगर जाओगे डीप इवैल के डॉक्यूमेंटेशन पे और वहां पे अगर आप रैग सेलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको पांच ही मैट्रिक्स दिखाई देंगी। उन पांच में से हमने चार कर भी लिया। सो आपको आंसर रेलेवेंसी एंड फेथफुलनेस दिखाई देगा, ये दोनों हमने कर लिया। आपको कॉन्टेक्चुअल प्रिसिजन कॉन्टेक्चुअल रिकॉल दिखाई देगा, जो हमने कर लिया। एक बचा हुआ है कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी, वो हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो यही पांच आपके कोर मेट्रिक्स हैं। इसके अलावा और भी मेट्रिक्स होते हैं, जैसे कि करेक्टनेस कैसे आप डिफाइन करते हो, या स्टाइलिंग आप कैसे डिफाइन करते हो, कंप्लीटनेस आप कैसे डिफाइन करते हो, ये सारी चीज़ें भी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो कस्टम मेट्रिक्स हैं, वो आप अपने हिसाब से बनाते हो। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जी इवैल बोल के। यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है जी इवैल, हम ये यूज़ करेंगे, ये नेक्स्ट सेशन का बात है। सो मोस्टली जो स्टैंडर्ड मेट्रिक्स हैं वो यही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी रैग एप्लीकेशन बनाओगे तो ये चार आपके रहेंगे ही। When we changed multiple prompts, should we save all prompts and their scores? Is there option to no, it's ये ऑप्शन हाँ है ना। आप क्या कर सकते हो, कॉन्फिडेंट एआई जो है, आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं है बिकॉज वो एक्चुअली हमारा मैटर नहीं करता। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रन डीप इवैल व्यू टू एनालाइज एंड सेव टेस्टिंग रिजल्ट्स टू कॉन्फिडेंट एआई। अगर मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, अभी इस कमांड को रन करके ये जो पूरा मैंने अभी रन लिया है, इसको कॉन्फिडेंट एआई जो डीप इवैल का ही पेरेंट कंपनी है वहां पे स्टोर कर सकता हूं। तो जितने भी प्रॉम्प्ट चेंजेस मैंने किए हर रन को मैं सेव कर सकता हूँ। तो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग आप कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, बट फिर मुझे उसके लिए कॉन्फिडेंट एआई पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उनका एपीआई की लाना पड़ेगा। चलो करके दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे किया जाता है। डीप इवैल व्यू बोल के ये कमांड हमने रन किया। अब वो यहाँ पे लेके आया मुझे, ये कॉन्फिडेंट एआई है, दिस इज द पेरेंट कंपनी, डीपी वैल इनकी लाइब्रेरी है। और यहाँ पे उसने क्या बोला मुझे, मेरे अकाउंट्स में मैं लॉगिन कर गया हूँ। और अब वो मुझसे मेरा एपीआई की मांग रहा है। तो एपीआई की कहाँ होता है, यहाँ पे करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, टेस्ट 3, क्रिएट, कॉपी। दिस इज माई लास्ट ट्राई। अगर इस बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से इसको अच्छे से देखेंगे। फिर से सेम प्रोजेक्ट ओपन हुआ और इस बार हमने इसी प्रोजेक्ट का एपीआई की बनाया है। हो गया। सो या ये देखो, अभी जो हमने जस्ट रन लिया था इवैल्यूएशन वाला, वो पूरा का पूरा लॉग हो गया है कॉन्फिडेंट एआई के डैशबोर्ड में। सो यू कैन सी टेस्ट पास 14 आउट ऑफ 15, जो फेल है वो ये रहा। इस पे क्लिक करके आप बेसिकली सारा का सारा देख सकते हो, हर इंडिविजुअल रो को आप इवैल्यूएट कर सकते हो यहाँ पे। साथ ही साथ आप अपने कॉन्फ़िग्स को भी स्टोर कर सकते हो, कौन सा सिस्टम प्रॉम्प्ट आपने यूज किया, आपका चंक साइज क्या था, ये सारी पैरामीटर्स आप इस रन के साथ स्टोर कर सकते हो। तो इन अ वे आप एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग कर रहे हो, जो आपने एमएल फ्लो में किया था सेम चीज यहाँ पे हो रही है। तो आई गेस आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा हमने दे दिया, बट यू कैन डू इट। ये थोड़ा एलएलएम ऑप्स का पार्ट हो गया रादर देन एकदम हार्डकोर इवैल्स हम जो पढ़ रहे हैं इसका पार्ट नहीं है ये हिमांशु जो पढ़ा रहा है उससे कनेक्टेड है, बट आई गेस हिमांशु इज यूजिंग एमएल फ्लो फॉर दिस। बट कॉन्फिडेंट एआई में भी ऑप्शन है। अब हमें क्या करना है,
कि हमारा रिट्रीवर बन चुका है, हमारा जनरेटर भी बन चुका है, और अच्छी बात क्या है कि ये दोनों सही से काम भी कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे तो हमारा रैक पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये रैक पाइपलाइन बन जाएगा तो फिर हम इस पूरे रैक पाइपलाइन को ऑन द होल इवैल्यूएट करेंगे। बेसिकली हम पाइपलाइन लेवल पे इसको इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हमारा काम क्या है। स्टेप वन इज फर्स्ट टू बिल्ड दिस पाइपलाइन। पहले हम ये पाइपलाइन बनाएंगे, फिर स्टेप टू में हम क्या करेंगे, वी विल इवैल्यूएट इट। ठीक है। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पाइपलाइन को बिल्ड करना बहुत सिंपल है। आपको इन दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ना है, ये दोनों फाइल्स हैं, इनको कनेक्ट करके एक सिंगल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। इट्स वेरी सिंपल, आपने ऑलरेडी कर भी रखा है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको एसआरसी के अंदर फिर से रैग पाइपलाइन डॉट पी वाई मिलेगा, जहाँ पे एक बहुत सिंपल कोड लिखा है। क्या लिखा है, हम सबसे पहले यहाँ से रिट्रीवर को ला रहे हैं, हम री रैंकिंग रिट्रीवर यूज कर रहे हैं, और हम यहाँ से जनरेटर को ला रहे हैं, और यहाँ पे हम एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है रैक पाइपलाइन। और रैक पाइपलाइन के अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले रिट्रीवर की हेल्प से कॉन्टेक्स्ट फेच करके ला रहे हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट और उस क्वेश्चन को जनरेटर के पास भेज रहे हैं, जिससे हमें आंसर मिल रहा है, और वो आंसर हम रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने बेसिकली उसी कोड को टेस्ट कर रखा है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, सिंपल है। जनरेटर को लेके आए, रिट्रीवर को लेके आए, क्वेश्चन को लिया, रिट्रीवर के पास भेजा, रिट्रीवर ने कॉन्टेक्स्ट दिया, कॉन्टेक्स्ट को उठाया, क्वेश्चन को उठाया, जनरेटर के पास भेजा, जनरेटर ने आंसर दिया, आंसर को डिस्प्ले करा दिया। दिस इज द कोड। बेसिकली ग्लू कोड है, दोनों को जोड़ने का कोड है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, हमारे कोड बेस में वापस जाएंगे, और एसआरसी के अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे, रैक पाइपलाइन डॉट पी वाई बोल के, और वहां पे इस कोड को पेस्ट कर देंगे, सेव, और एक बार इसको चला के देख लेंगे। ठीक है। सो मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज ड्रिफ्ट एंड व्हाई डज इट मैटर आफ्टर डिप्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन हमने पूछा। तो अब ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारे रियल रिट्रीवर के पास जाएगा, वहां से कॉन्टेक्स्ट फेच करेगा, और फिर क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट को हम एक रियल जनरेटर के पास भेजेंगे, और जनरेटर हमें आंसर जनरेट करके देगा। तो दिस इज लाइक अ रियल थिंग। यही हमारा एप्लीकेशन है जो हमने अभी क्रिएट किया। सो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी विल राइट Python 3, और इसको अगेन हम एक मॉड्यूल की तरह रन करेंगे बिकॉज हमने इंपोर्ट्स ले रखे हैं। एंड वी विल रन src डॉट रैक पाइपलाइन, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा टू दिस क्वेश्चन। ये रहा, दिस इज द आंसर। ये रहा आंसर, ये क्वेश्चन था एज इट इज, ये हमारा आंसर है, और ये चंक्स रिट्रीव हुए हैं, ये 5 चंक्स रिट्रीव हुए हैं। तो यू कैन एक्चुअली रीड। क्वेश्चन था व्हाट इज ड्रिफ्ट एंड व्हाई डज इट मैटर आफ्टर डिप्लॉयमेंट। आंसर है ड्रिफ्ट रेफर्स टू द ग्रेजुअल चेंज इन अ सिस्टम्स परफॉर्मेंस or the relevance of its evaluation setup over time, particularly after deployment. It matters because as a business operates, जो भी है सही से दिख नहीं रहा है बट यू कैन रीड इट, और वो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। इट बेसिकली मीन्स कि हमारा रैक पाइपलाइन इज वर्किंग फाइन, कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा। तो इफ आई गो बैक टू आवर प्लान, तो वी कैन से दैट वी हैव सक्सेसफुली बिल्ट आवर रिट्रीवर रैक पाइपलाइन, द पाइपलाइन इज वर्किंग फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इवैल्यूएट करना है, इस पाइपलाइन को पाइपलाइन लेवल पे इवैल्यूएट करना है। ठीक है। तो इज दिस क्लियर, पाइपलाइन कैसे बनाई हमने, ये क्लियर है एकदम। शुरू में ही क्लैरिफाई करना चाहूंगा, हम एप्लीकेशन लेवल पे इवैल्यूएट नहीं कर रहे, हम पाइपलाइन लेवल पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, विच बेसिकली मींस कि हमें एक रैक पाइपलाइन को इवैल्यूएट करना है। और आप इंटरनेट पे जाके एक बार सर्च करोगे कि हाउ डू यू इवैल्यूएट अ रैक पाइपलाइन, आपको सिर्फ एक कीवर्ड दिखाई देगा,
जिसको हम बोलते हैं रैग ट्रायड। यही होता है रैग पाइपलाइन का इवैल्यूएशन। क्या होता है जल्दी से फिर से बताता हूँ, पास्ट में भी बता रखा है। तीन चीजें हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है जो यूजर ने पूछा, उसको आपने भेजा रिट्रीवर के पास, और रिट्रीवर ने जनरेट किया कॉन्टेक्स्ट, और फिर उस क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से जनरेट हुआ आंसर। अब इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर तीन मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं। अब आप मुझे बताओगे क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट के बीच के रिलेशन के ऊपर कौन सा मैट्रिक एग्जिस्ट करता है। चलो ये लास्ट में बताना। आप ये बताओ कि आंसर और कॉन्टेक्स्ट के बीच का रिलेशनशिप कौन सा मैट्रिक बताता है, हमने आज ही डिस्कस किया है। आंसर और क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट, क्या हमारा आंसर जो निकला है वो कॉन्टेक्स्ट से निकला है, हाँ या ना, ये कौन सा मैट्रिक बताता है। नो नो, थिंक केयरफुली। जो आंसर है क्या वो कॉन्टेक्स्ट से बना है या नहीं, ये फेथफुलनेस से पता चलता है। राइट, आज ही पढ़ा था हमने फेथफुलनेस। अगला, जो आंसर हमारा आया है क्या वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, रेलेवेंट है, ये कहां से पता चलता है। आंसर रेलेवेंसी, अभी जस्ट डिस्कस किया। और थर्ड, जो कॉन्टेक्स्ट जनरेट हुआ है क्या वो क्वेश्चन से रिलेटेड है या रेलेवेंट है। यहां पे आता है आपका थर्ड मैट्रिक जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी। इन्हीं तीनों मैट्रिक्स को मिला करके हम रैग ट्रायड बुलाते हैं। अगर इन तीनों मैट्रिक्स में हम अच्छा कर रहे हैं, इट मींस हमारा रैग पाइपलाइन इज वर्किंग फाइन। यही होता है बेसिक फंडा। ठीक है। अब यहां पे आपसे क्विक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, अभी तक अगर आपने सब कुछ फॉलो किया है तो बता दोगे। हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट लेवल पे भी फेथफुलनेस कैलकुलेट किया था जब हम जनरेटर को इवैल्यूएट कर रहे थे, और आंसर रेलेवेंसी कैलकुलेट किया था जब हम जनरेटर को इवैल्यूएट कर रहे थे। तो कैन यू टेल मी पाइपलाइन लेवल पे कैसे डिफरेंट है ये वाला फेथफुलनेस और ये वाला आंसर रेलेवेंसी फ्रॉम व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड ऑन कंपोनेंट लेवल। क्या डिफरेंट है, क्या ये दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम नहीं हो गई। फेथफुलनेस थोड़ी देर पहले ही तो निकाला, आंसर रेलेवेंसी थोड़ी देर पहले ही तो निकाला, तो दोबारा से क्यों निकाल रहे हैं, क्या अलग है इस टाइम पे। परफेक्ट, प्रेम ने एकदम सही बोला। दिस टाइम द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। लास्ट टाइम जब हम कंपोनेंट लेवल पे डिस्कस कर रहे थे तो जनरेटर को कॉन्टेक्स्ट कहां से मिल रहा था, हमारे गोल्डन डेटा सेट से। बट अब सिंस पाइपलाइन बन गई है तो वो कॉन्टेक्स्ट कहां से आ रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है आपके रिट्रीवर से। एंड दैट इज वाई थिंग्स विल बी डिफरेंट। यहां पे जब आप फेथफुलनेस निकालोगे और आंसर रेलेवेंसी निकालोगे, दीज विल गिव यू डिफरेंट स्कोर्स। राइट, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। दिस इज द मेन चेंज पाइपलाइन लेवल पे और कंपोनेंट लेवल पे। ठीक है, बट अगेन कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। फेथफुलनेस कैलकुलेट कैसे होगा, बिल्कुल सेम है सब कुछ। द ओनली डिफरेंस विल बी कि इस बार आप आइडियल कॉन्टेक्स्ट के बदले रिट्रीवर वाला कॉन्टेक्स्ट यूज करोगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और आंसर रिलेवेंसी तो सेम ही है। जो आंसर जनरेट हुआ और जो क्वेश्चन है उसको हम एलएलएम एज अ जज के पास भेज रहे हैं। जो एक मैट्रिक हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है वो है कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी। ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर हमको रैग ट्रायड के तीनों मैट्रिक्स आ जाएंगे। ठीक है। तो कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी क्या होता है, सिंपल शब्दों में हम ये देखते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट मेरे रिट्रीवर ने पुल करके मुझे दिया है वो कितना रेलेवेंट है टू आंसर द क्वेश्चन। कैलकुलेट कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। सो बेसिकली मान लो आपके पास एक रिट्रीवर है। आपने क्या किया, रिट्रीवर को एक क्वेश्चन दिया और दैट्स इट। क्वेश्चन ही तो दोगे, रिट्रीवर को और कुछ नहीं चाहिए होता है। और रिट्रीवर पलट के क्या प्रोड्यूस किया, कॉन्टेक्स्ट। मान लो k इज इक्वल टू 5 था, तो 5 कॉन्टेक्स्ट वो फेच करके लाया। अब हम क्या करेंगे, फिर से सेम काम करेंगे। एक एलएलएम एज अ जज को लेके आएंगे और उसको 5 में से पहला कॉन्टेक्स्ट देंगे
और बोलेंगे कि इस फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट को क्लेम्स में ब्रेक डाउन करो। सो क्लेम 1, क्लेम 2, क्लेम 3, ऐसे करके। फिर सेकंड वाले कॉन्टेक्स्ट को भी क्लेम्स में ब्रेक डाउन करेंगे, थर्ड वाले को भी क्लेम्स में ब्रेक डाउन करेंगे। मान लो टोटल मिला के हमारे पास 15 क्लेम्स हैं हमारे रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट में। अब हम क्या करेंगे, हर एक क्लेम को इंडिविजुअली उठाएंगे और क्वेश्चन को उठाएंगे, और इस एलएलएम एज अ जज को पूछेंगे कि क्या ये क्लेम इस क्वेश्चन से रिलेटेड या रेलेवेंट है, यस और नो। सो फॉर दीज 15 यू विल गेट अ यस नो आंसर। पहला वाला हाँ रिलेटेड टू द क्वेश्चन है, दूसरा वाला रिलेटेड टू क्वेश्चन है, तीसरा वाला नहीं है, चौथा वाला है। तो पता चला आउट ऑफ दीज 15 क्लेम्स जो रिट्रीवर फेच करके लाया था, उनमें से 10 क्लेम्स एक्चुअली रेलेवेंट है टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपका फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी विल बी 10 डिवाइडेड बाय 15। और यही आप मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए करोगे। सो हमारे गोल्डन डेटा सेट में 15 क्वेश्चंस हैं, हम 15 क्वेश्चंस को उठाएंगे और रिट्रीवर के पास भेज देंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ रेफरेंस फ्री इवैल्यूएशन, बिकॉज अगेन हमें गोल्डन डेटा सेट सिर्फ इसलिए चाहिए बिकॉज हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए, और हमें कुछ भी चीजों की जरूरत नहीं है, कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी। इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी कैसे निकाला जाता है? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन उठाओ, रिट्रीवर के पास भेजो, रिट्रीवर कॉन्टेक्स्ट जनरेट करेगा, कॉन्टेक्स्ट को क्लेम्स में ब्रेक डाउन करो, हर क्लेम को उठाओ, क्वेश्चन को उठाओ, एलएलएम के पास भेजो और पूछो इस क्वेश्चन से ये क्लेम रिलेटेड है या नहीं। डू दिस फॉर ऑल द क्लेम्स, और फिर आप एक रेशो निकाल करके कैलकुलेट कर सकते हो कि फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी कितना है। डू दिस फॉर 10-15 क्वेश्चंस, एवरेज इट आउट, दैट विल बी योर एंटायर रैक पाइपलाइन का कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी। इट्स ऑल एलएलएम एज अ जज बिकॉज दीज आर लाइक रेफरेंस फ्री इवैल्स। तो यहाँ पे आप और किसी तरह का इवैल्यूएशन ऐसे भी नहीं कर सकते, आपको एलएलएम ही डालना पड़ेगा, या एक ह्यूमन को जजमेंट में ला सकते हो, पिक्चर में ला सकते हो, विच विल बी कॉस्टली। तो या एलएलएम इज द सॉल्यूशन। तो नाउ दैट वी आर क्लियर कि ये तीनों मेट्रिक्स कैलकुलेट कैसे होती हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग डीप इवैल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक और इवैल फाइल बनाएंगे। अगेन फाइल हमारे गिटहब पे है। सो अगर आप इवैल्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इवैल रैक पाइपलाइन बोल के एक फाइल मिलेगी। अगेन वेरी सिंपल कोड, ध्यान देना। ये सारा कोड इंपोर्ट करने के लिए है। यहाँ से हमने अपना रैक पाइपलाइन इंपोर्ट कर लिया जो हमने जस्ट क्रिएट किया था। हमें एक डेटा सेट चाहिए है, वो डेटा सेट है फेथफुलनेस डेटा सेट डॉट जेसॉन। मॉडल वही वाला यूज कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड 0.7 है। फिर से हम क्या कर रहे हैं, हमारे गोल्डन डेटा सेट को लोड कर रहे हैं, और फॉर एवरी रो वी आर क्रिएटिंग अ एलएलएम टेस्ट केस ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पे ध्यान देना, इनपुट क्या है, जो हमारे गोल्डन डेटा सेट का क्वेश्चन है। एक्चुअल आउटपुट क्या है, जो हमारे जनरेटर ने प्रोड्यूस किया। और रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट इस बार देखना क्या है, जो हमारे रैक पाइपलाइन से आ रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम क्या था, अगर आप जनरेटर वाले में जाओ तो रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या था, जो आपके गोल्डन डेटा सेट के अंदर था। बट रैक पाइपलाइन वाले में देखो, कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, आपके रैक पाइपलाइन के अंदर से, मतलब रिट्रीवर भेज रहा है। तो सिंपल है, क्वेश्चन आ रहा है गोल्डन डेटा सेट से, आउटपुट आ रहा है रैक पाइपलाइन से, और कॉन्टेक्स्ट भी आ रहा है रैक पाइपलाइन से। ठीक है, और यहाँ पे हमने तीनों मैट्रिक्स डिफाइन कर दिए बिकॉज तीनों ही बिल्ट इन मैट्रिक्स हैं, तो हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। और फिर हमने इवैल्यूएट फंक्शन को कॉल कर दिया, सेम वही फॉर्मेट हम रिपीट करते जा रहे हैं, नथिंग स्पेशल। हम बस इस कोड को कॉपी करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट में हम जाएंगे, और evals वाले फोल्डर के अंदर वी विल क्रिएट अ न्यू फाइल बाय द नेम ऑफ eval rag pipeline.py, एंड वी विल पेस्ट इट हेयर, सेव इट, रैक पाइपलाइन को भी सेव कर लिया, एंड या वी आर रेडी, वी आर रेडी टू रन आर eval। ठीक है,
कुछ नहीं करना है, फिर से हम सेम कमांड रन करेंगे। इस बार eval अंडरस्कोर रैग अंडरस्कोर पाइपलाइन होगा, और हम एंटर मार देंगे। एंड लेट्स सी क्या आते हैं हमारे स्कोर्स। क्या, दिस इज द आउटपुट गाइस, ये देखो, दिस इज द समरी ऑफ आर रैग ट्रायड। फेथफुलनेस लिख लेते हैं कहीं पे। फेथफुलनेस is coming out to be 0.92, 0.93 actually. So this is a very good sign. Answer relevancy is also good. 0.87 था ना, 0.86। बट एक चीज अच्छी नहीं आ रही है, एंड दैट इज कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी। इट इज कमिंग आउट टू बी जस्ट 0.4342। एक चीज जो क्लियरली प्रूव हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो सिस्टम प्रॉम्प्ट हमने लिखा था जनरेटर के लिए, जिसकी वजह से आंसर रेलेवेंसी स्कोर बढ़ गया था, वो हमने ठीक लिखा है। क्योंकि जब हमने कॉन्टेक्स्ट चेंज भी कर दिया, अब कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, रिट्रीवर से, तो भी आंसर रेलेवेंसी स्कोर बहुत नीचे नहीं गया है। तो ठीक है ये, ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस एंटायर इवेल्युएशन पीस इज दिस। अब ये थोड़ा क्यूरियस केस है। क्यूरियस केस इसलिए है बिकॉज हमारा जो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी नीचे है, तो कैन यू टेल मी इसका मेन जिम्मेदार कौन होता है? सोच के बताओ। रैक पाइपलाइन में कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी अगर नीचे आ रहा है, तो उसका कोर जिम्मेदारी कौन लेगा? हु विल बी द कल्प्रिट? रिट्रीवर, राइट? रिट्रीवर की तो जिम्मेदारी है ना, कॉन्टेक्स्ट तो वही लेके आ रहा है। बट क्यूरियस केस क्या है कि हम जब रिट्रीवर को इवेलुएट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, देखना एक बारी मैं फिर से करके दिखा देता हूं। हमने लास्ट क्लास में करा था, मैं फिर से रन कर रहा हूं रिट्रीवर को। इवैल रिट्रीवर जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, अभी देखना, ये इवैल दो चीजों पे रन होगा, रिकॉल पे और प्रिसिजन पे। एक बार रिकॉल और प्रिसिजन स्कोर भी ले लेते हैं इसी पॉइंट पे। किसी को याद है कितना आया था लास्ट क्लास में रिकॉल और प्रिसिजन, इफ यू रिमेंबर? क्योंकि उसी के आसपास आना चाहिए। रिकॉल तो मुझे याद है 90+ था। यो, नाइस। ये देखो, सो अगर मैं वापस चलूं, तो रिकॉल आ रहा है 99% और प्रिसिजन आ रहा है 89%। अब ये क्या गड़बड़ है? एक तरफ जब मैं रिट्रीवर को इवेलुएट कर रहा हूं इंडिपेंडेंटली, तो उसके खुद के जो मेट्रिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हम एक पाइपलाइन में डाल के कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी निकाल रहे हैं, इट्स जस्ट 42%। तो कोई समझा सकता है कि एक रिट्रीवर अच्छा होने के साथ साथ बुरा कैसे हो सकता है? कैन समवन एक्सप्लेन दिस? रिट्रीवर का अगर रिकॉल अच्छा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ जितने सही वाले कॉन्टेक्स्ट उसको लाने चाहिए थे, उसमें से वो 99% कॉन्टेक्स्ट सही ला रहा है। सेकंड, जितने कॉन्टेक्स्ट वो लेके आ रहा है, उसमें से 89% या 90% कॉन्टेक्स्ट वैलिड है, सही है, बट कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी इज लो। अब कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये ये डुअलिटी ऑफ रिट्रीवर कहां से आ गया? कुछ मेट्रिक्स अच्छे हैं, फिर एक मेट्रिक खराब कैसे है? कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी खराब होना वाइल रिकॉल एंड प्रिसिजन अच्छा होना। कैन समवन एक्सप्लेन ये क्यों हो रहा है? आई वेट, आई एक्चुअली वांट कि आप आंसर करो, बिकॉज अब आप देख ही रहे हो सब कुछ। कोई अगर आंसर करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इट्स नॉट ओवर फिटिंग एक्चुअली। आई टेल यू द एग्जैक्ट रीजन। आई टेल यू द एग्जैक्ट रीजन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स वेरी सिंपल। फिर से हमको डेफिनेशंस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशंस पे जाते हैं। रिकॉल अच्छा है, इसका मतलब ये है कि अगर 100 सही कॉन्टेक्स्ट चाहिए थे एक आंसर को, एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो हम उसमें से 99 को लेके आ पा रहे हैं।
दैट इज रिकॉल। प्रिसिजन बेसिकली मीन्स कि अगर हम 100 कॉन्टेक्स्ट फेच करके ला रहे हैं तो उसमें से 89 आर हेल्पफुल टू आंसर द क्वेश्चन। ऑन द अदर हैंड कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी क्या बताता है कि जो कॉन्टेक्स्ट आपने पुल किया है, जो आप लेके आए हो, वो कितना रेलेवेंट है टू आंसर द क्वेश्चन। तो अजीब बात यह है कि रिकॉल अच्छा आ रहा है, प्रिसिजन भी अच्छा आ रहा है। प्रिसिजन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो डोंट यू थिंक प्रिसिजन एंड कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी आर वेरी सिमिलर मेट्रिक्स। प्रिसिजन क्या बताता है? प्रिसिजन बताता है कि जितने भी आप लेके आए उसमें से काम के कितने हैं कॉन्टेक्स्ट, राइट। और कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी क्या बताता है कि जितना भी आपका कॉन्टेक्स्ट है वो आंसर से कितना रिलेटेड है या रेलेवेंट है। बट यहाँ पे प्रिसिजन इज 89, कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस इज 42। अब तो कोई बता दो, मैंने तो एकदम खोल के रख दिया आंसर। हाँ, दैट्स इट, राहुल ने एकदम सही बोला। टू मच नॉइज पर चंक। सो मान लो हम k इज इक्वल टू 5 सेट करके रखे हैं, तो हमारे पास 5 कॉन्टेक्स्ट आया, C1, C2, C3, C4, C5। ठीक है। अब इन 5 में से 4 कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट चंक्स हैं, विच बेसिकली मींस कि आंसर, क्वेश्चन को आंसर करने का इंफॉर्मेशन इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, आपका प्रिसिजन विल ऑब्वियसली बी हाई। बट देर इज वन मोर सिचुएशन एंड दैट सिचुएशन इज कि हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी तो नॉइज हो सकता है। सोच के देखो, अब इस कॉन्टेक्स्ट में मान लो 5 लाइंस है और 5 में से सिर्फ 2 ही लाइंस यूजफुल हैं, बाकी की 3 लाइंस कुछ और ही हैं। तो जब आप इसको क्लेम्स में ब्रेक डाउन करोगे तो ये 5 क्लेम्स बन जाएंगे और 5 क्लेम्स में 2 ही यूजफुल है। तो कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस कितना हो गया, 2/5। सिमिलरली यहां पे भी 5 क्लेम्स में से मान लो एक ही यूजफुल है। अब सिंस वो एक भी यूजफुल है तो हम उस चंक को तो यूजफुल मान रहे हैं ना, तो प्रिसिजन लेवल पे वो यूजफुल हो जा रहा है। बट चंक के अंदर नॉइज है। यहां पे एग्जैक्टली यही बात पता चल रही है कि हमारे जो चंक्स आ रहे हैं, भले ही ऑन द होल उसके अंदर एक या दो सेंटेंसेस हैं जो आंसर करने में हमें हेल्प करेंगे, बट बाकी की चीजों में बहुत सारा नॉइज है। दिस इज व्हाट कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी मींस। इज दिस पॉइंट क्लियर कि क्यों रिकॉल अच्छा है, क्यों प्रिसिजन अच्छा है, बट क्यों कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी खराब है? इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? इज द क्यूरियस केस ऑफ रिट्रीवर सेटल्ड नाउ? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम आउट ऑफ सही कितने सही लेके आ पा रहे हैं, वो रिकॉल देख ले रहा है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि जितने हम लेके आए उसमें से कितने नॉइजी हैं, वो प्रिसिजन देख ले रहा है। बट हम अभी तक ये चेक नहीं कर रहे थे कि एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कितना नॉइस है। वो कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी हमें बताता है। अब आप सोच के बताओ, कौन सा पैरामीटर ट्वीक करने से कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी इंप्रूव कर सकता है? एग्जैक्टली, चंकिंग। आप चंक साइज को रिड्यूस करके देख लो, चंक्स ही छोटे होंगे तो नॉइज कम होने का चांस है, राइट। तो अब वो आपका काम है। बाकी मैंने इस लेवल तक तो पहुंचा ही दिया है कि आपका अगर फेथफुलनेस स्कोर, आंसर रेलेवेंसी, रिकॉल और प्रिसिजन अच्छा आ रहा है, तो कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी उतना अच्छा नहीं भी आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड आपके आंसर्स अच्छे आ रहे हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके एक कॉन्टेक्स्ट में नॉइस है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा नॉइस कम करोगे तो बाकी की वैल्यूज भी थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी। बट या सिंस बाकी 4 चीजें अच्छी काम कर रही है तो कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी थोड़ा लो भी है, तो इट कैन बी एक्सेप्टेड। बट या यू कैन ऑलवेज गो एंड ट्राई आउट। अब उसके लिए मुझे फिर से 70-80 रुपये नहीं जलाने। आप ट्राई करना, चंक साइज रिड्यूस करना, ओवरलैपिंग थोड़ा कम करना, ट्राई आउट विद डिफरेंट पैरामीटर्स, एंड यू माइट सी कि कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी शायद थोड़ा बढ़ गया। बट ये भी हो सकता है कि ट्रेड ऑफ आ जाए, कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी ऊपर जा रहा है तो चारों बाकी नीचे आने लग जाए, इट माइट बी पॉसिबल। बट या, नाउ अगेन वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ आर eval suite. दिस इज ऑल्सो डन। अब बस बचा है एप्लीकेशन लेवल पे
इवैल्यूएशन करना, जहाँ पे हम अलग अलग तरह की चीज़ें चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, वो हमने अभी तक चेक नहीं किया। हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर कंप्लीट है कि नहीं, वो हमने अभी तक चेक नहीं किया। हम ये चेक करेंगे कि क्या जो आंसर का स्टाइल है वो कैंपस एक्स या मेरा स्टाइल मैच करता है कि नहीं, ये हमने अभी तक चेक नहीं किया। और इसके अलावा बच गए सेफ्टी वाले इवैल्स एंड ऑप्स वाले इवैल्स, ये हमें नेक्स्ट क्लास में करना है। और फिर रिग्रेशन टेस्टिंग, ऑनलाइन इवैल। तो वी आर लाइक ऑन ट्रैक। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने कर ली। इंटरेस्टिंग लग रहा है जो इस कोर्स में हमने शुरू में प्रॉमिस किया था कि आप दूसरों से बेटर समझ पाओगे, परसीव कर पाओगे। रैग एप्लीकेशन सब लोग बनाते हैं, आप मुझे लगता है कि आप थोड़ा लेवल अप कर गए, आप एक दूसरे लेंस से देखोगे जब आप एक रैग एप्लीकेशन बनाओगे। वो अंडरस्टैंडिंग आई होप डेवलप हो रहा है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप इंटरव्यूज में मेरे को लगता है बेटर परफॉर्म करोगे, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस स्कार्स नॉलेज। बोरिंग नहीं लग रहा है ना? दिस इज नॉट बोरिंग राइट? मतलब या एक मेट्रिक तो क्लियरली ये है कि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, उससे भी समझ में आता है तो बहुत कम लोग हैं। तो इट माइट बी बोरिंग, बट मैं अपनी साइड से ट्राई कर रहा हूँ कि इट्स वेरी लॉजिकल, वेरी नैरेटिव ड्रिवन, एंड प्रोग्रेशन बहुत लॉजिकल हो, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी साइड से। बाकी आप लोग बताओ। यूट्यूब पे भी कम ही लोग देख रहे हैं, मैंने नोटिस किया है। हार्डली 3 4 5 हज़ार लोग देख रहे हैं। सो इट्स ओके, मे बी धीरे धीरे जब इसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा तो लोग देखेंगे। अभी थोड़ा नीश है ये, उतने लोग अभी इवैल्यूएशंस को लेके सीरियस नहीं है, बट हो जाएंगे विद इन 1 ईयर।